नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास 4। आपको पता है कि ये जो सीरीज हमारी चल रही है क्लास 1, 2, 3 और ये आज 4th क्लास है। इसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं ना, इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी को, जिसमें आज हमारी जो है क्लास 4 है। और इसमें हम लोग बात करेंगे किस चीज़ का, प्रियम्बल की बात करेंगे। प्रियम्बल क्या होता है, प्रस्तावना, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका, उद्देशिका को जो प्रस्तुत किया था ना, वो प्रस्तुत किया था किन्होंने? वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको पेश किया था। मैंने जब पहली क्लास हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। कहाँ पर? जो संविधान सभा की बैठक हो रही थी, संविधान सभा की बैठक में ही उन्होंने क्या किया था? उद्देश्य का प्रस्ताव को पारित किया था। और ये पारित हुआ था कब? तीसरी बैठक में ना, थर्ड बैठक मैंने आपको बताया था कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुआ था, जिसमें उन्होंने क्या किया था? इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। उसके बाद दूसरा प्रस्ताव जो है, सेकेंड बैठक मैंने आपको बताया था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसमें पहला जो हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, है ना। ये चर्चा पहले हो चुकी है। अब जो आज हम बात करेंगे वो प्रियम्बल की बात करेंगे, प्रस्तावना की। प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है इसको, है ना। कुंजी मतलब क्या होता है? की, चाबी। क्या होता है? की होता है। मतलब कि आप अगर इस प्रियम्बल को पढ़ लेंगे ना, प्रियम्बल को पढ़ने से क्या आपको परिचय पता चल जाएगा। किसका परिचय पता चल जाएगा? पूरे संविधान का परिचय पता चल जाएगा। और इसको कब स्वीकार किया गया था? इसको स्वीकार किया गया था, प्रियम्बल को कब स्वीकार किया गया था? तो इस पे जो डेट है ना, उस पे हमारे संविधान को स्वीकार करने की भी डेट है। संविधान को स्वीकार करने की भी डेट इस पे दी हुई है। कब की दी हुई है? वो दी गई है 26 नवंबर 1949 की ये डेट जो है दी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से इसको क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो अब क्या है, यहाँ पे बोला गया है क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। मतलब कि वो भारत के लिए वो क्या है ना, संविधान के लिए वो क्या है, संविधान के लिए वह क्या है, संविधान के लिए वह क्या है ना, क्या है संविधान के लिए, भारत के लिए क्या है, भारत के लिए क्या है, भारत के लिए क्या है, भारत के लिए क्या है ना। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है तो भारत के लिए क्या है। देखिए संविधान का प्रारंभिक भाग है, संविधान की अंतिम भाग है, न्यायालय का निर्णय है, या कानूनों की सूची है। तो क्या है ये? संविधान का प्रारंभिक भाग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, है ना। पहले का आंसर हो जाएगा ए। संविधान का क्या है? प्रारंभिक भाग है, क्योंकि इससे परिचय का पता चलता है, परिचय का पता चलता है। और आपको पता है कि ये क्या है, एक तरह का कंटेंट है ये। इसमें आपको पता चल जाता है कि पूरे संविधान में क्या है ना, उसकी एक सार पता चल जाती है, सार पता चल जाता है। जैसे प्रियम्बल किससे शुरू होता है? प्रियम्बल शुरू होता है हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग, इससे शुरू होता है, हम भारत के लोग से। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया है वो किसके लिए बना हुआ है? भारत के लिए बना हुआ है। और भारत क्या है? जनता, जनता है ना। भारत का मतलब भारत जनता, जनता मतलब क्या? लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत। आपको पता है कि लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिव है ना। तो उसी के लिए ये कहा गया है कि भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान संविधान की प्रारंभिक भाग है ना, अंतिम भाग तो है नहीं। कानूनों की सूची नहीं है, क्योंकि कानूनों की सूची किस में होती है? तो संविधान में होती है ना। कानूनों की सूची संविधान में होती है। न्यायालय का निर्णय है नहीं, न्यायालय निर्णय देता है तो वो कानून बन जाता है। वो क्या बन जाता है?
कानून बन जाता है। उसके बाद संविधान का अंतिम भाग है। अंतिम भाग तो ये नहीं है क्योंकि इसे शुरू में रखा गया है। शुरू में रखा गया है इसका मतलब क्या है कि शुरू में ही आपको परिचय पता चल जाएगा। परिचय कहाँ दिया जाता है? जैसे आप किसी से मिलने जाएंगे, परिचय तो आप शुरू में देंगे ना, अंत में थोड़ी देंगे, तो ये भी नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं अगले पेज पर। कह रहे हैं कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जितने भी लोग हैं भारत में, जितने भी लोग हैं ना, भारत में जितने भी जितने भी जनता है, जितनी भी जनता है वो क्या है? वो भारत की अपनी जनता है। अपनी जनता मतलब क्या? भारत की जनता है, वो अपनी जनता है ना। और ये भी कह सकते हैं कि जनता जो है ना वो भारत में क्या है? सर्वोपरि है। सर्वोपरि का मतलब क्या होता है? सर्वोपरि का मतलब होता है जो उसके अलावा और कोई नहीं है। अब ये नहीं कह सकते कि संविधान जो है, संविधान के हिसाब से सरकार को चलना पड़ेगा, है ना। संविधान के हिसाब से जनता को चलना पड़ेगा, जबकि जनता के हिसाब से संविधान बना जाता है ना। जो हमारी संविधान होता है वो संविधान जो है वो संविधान जनता के लिए है, जनता के लिए, ना कि जनता संविधान के लिए। ये सही है। जबकि हम ये नहीं कह सकते कि जो जनता है उसको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना, उसको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, ये बात सही नहीं है ना। इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम भारत के लोग का अर्थ क्या है कि भारत का जो संविधान है वो भारत के लिए, यानी इसमें जनता ही सर्वोपरि शक्ति है, कि जनता के पास ही सारी शक्ति है। जनता जो चाहेगा संविधान में वो बदला जा सकता है ना। यानी कि जनता संविधान के हिसाब से चलेगी नहीं, संविधान जनता के हिसाब से चलेगा। तो इसका मतलब क्या है? संविधान में जनता सर्वोपरि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू कब अगर बात पूछेगा तो मैंने आपको बताया था कि जब लागू पूछेगा ना, कब लागू हो गया, पूर्णतः लागू हो गया। तो पूर्णतः लागू हो गया वो 26 जनवरी 1950 को। 1950 का आपको पता है कि भारत जो है इस दिन को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना। गणतंत्र दिवस इस दिन जो है मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस इस दिन मनाया जाता है। आपको पता है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान जो है वो क्या हुआ था? लागू हुआ था, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि संविधान जो है, संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, है ना, अंगीकार कब किया गया, अंगीकार कब किया गया, तो अंगीकार जब पूछेगा तब क्या हो जाएगा? तब डेट तो वही रहेगा 26, लेकिन ये नवंबर में हो जाएगा और 1949 हो जाएगा। 2 महीना, हाँ 2 महीना पहले लगभग में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। इसका 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहे हैं कि प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य बताया गया? तो प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ना, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष एक ही बात है ना। पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिक को इस तरीके से जो है प्रियम्बल हमारा चलता रहता है आगे, है ना। आगे देखेंगे पूरा प्रियम्बल आपको मैं बता दूंगा। तो इसमें कहने का मतलब है राज्य को क्या बताया गया? तो राज्य को क्या बताया गया? राजतंत्र बताया गया? नहीं। राजतंत्र तानाशाही बताया गया? नहीं। संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ये सही है ना। एकात्मक राज्य नहीं, हमारे में एकात्मक राज्य नहीं। आपको पता है कि जो भारत में 28 राज्य है और 8 क्या है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। तानाशाही वो होता है जिसमें सैनिक का शासन हो, जिसमें सैनिक शासन करता हो, है ना, और वो किसी और की बात, जनता की बात ना मानता हो, है ना, जनता की
बात ना माने। तो सैनिक शासन तो अपने यहाँ नहीं है, हम तो जनता की बात मानते हैं, यानी हम लोग क्या है, डेमोक्रेटिक है। समाजवादी संप्रभु का मतलब क्या है, भारत पे किसी का भी अधिकार नहीं है। समाजवादी मतलब समाज में बटा हुआ है। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि किसी एक धर्म की बात नहीं होती, यहाँ पर सभी धर्मों की बात होती है। और लोकतांत्रिक का मतलब डेमोक्रेसी, जहाँ पर जो सरकार है वो चुनी जाती है। और गणराज्य मतलब कि जहाँ गण मतलब क्या, गण मतलब होता है जनता, और जनता का राज है यहाँ पर। तो ठीक है, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, 4 का आंसर सी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि संप्रभु संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरिजन का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि हमारा जो भारत देश है ना, आपको पता है कि हमारा भारत देश क्या है, आजाद है। और ये आजादी कब मिली, आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा भारत देश आजाद है। हमारे भारत देश में किसी की भी औपनिवेशिक नहीं है, औपनिवेशिका नहीं है, औपनिवेशिका नहीं। औपनिवेश का मतलब होता है किसी के अधीन नहीं है हमारा भारत ना। हमारे भारत के पास संविधान खुद का है, तो खुद का संविधान है। तो इसका मतलब है हम लोग क्या है, खुद का संविधान होना ही संप्रभुत्व होता है। खुद का संविधान होना ही क्या होता है, संप्रभुत्व होता है, संप्रभुत्व होता है ना, संप्रभुत्व होता है। तो कह रहे हैं कि संप्रभुत्व का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि दूसरे देश पर निर्भर नहीं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र, ये सही है। आधा स्वतंत्र नहीं, ये भी नहीं। विदेशी शासन नहीं, विदेशी शासन जैसे अंग्रेज का शासन है नहीं। आधा स्वतंत्र है नहीं, पूर्ण स्वतंत्र है ना। हमारा जो भारत देश है पूर्ण स्वतंत्र है। तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र यानी कि हम आजादी मिल गई थी ना। जब आजाद नहीं थे हम लोग तब कह सकते हैं कि विदेशी शासन था, यानी कि अंग्रेज का शासन था, है ना। उस समय भी हमारे पास सरकारें थी, लेकिन वो अंग्रेज की सरकार थी, अंग्रेजों के नियम से वो चलती थी। तो ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से जो स्वतंत्र होगा ना उसी को बोलेंगे क्या, संप्रभुत्व संपन्न, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन बोलेंगे इसको। इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, चलिए आगे अगला देखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है। समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है कि इसमें सभी के लिए समानता हो, है ना। जितने भी लोग हैं उसके लिए समानता हो, जितने भी लोग हैं उसके लिए समानता हो, सही भाव हो सभी के लिए क्या हो, सही भाव हो, सभी के लिए सभी भाव हो, और सभी जो जनता है वो अच्छे से रहे, है ना, अच्छे से रहे। सबको अधिकार समान हो, अधिकार हो, समानता हो, अधिकार हो सभी के लिए। कर्तव्य हो, आपको पता है ना कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी है ना, कर्तव्य। तो ये सारी चीजें जिसमें होगी, आर्थिक समानता आधारित व्यवस्था, सबको आर्थिक मतलब क्या होता है, जिससे कि आप कहीं भी जाकर के काम कर सकें, आर्थिक समानता होगी, आर्थिक समानता, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें आपको किस में मिलती है, समाजवादी में मिलती है। तो समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है, तो समाजवादी शब्द का अर्थ है आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा बी। देखिए व्यापारिक नीति, तो व्यापारिक नीति तो हमारे यहाँ पर व्यापार भी करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं, सबको करने देते हैं ना। तो कहने का मतलब है जब सबके लिए है तो सबका हित होगा उसमें, सबके लिए है, किसी एक का नहीं है। तो सबके लिए है तो उसे व्यापारिक नीति नहीं हुआ। व्यापारिक नीति है लेकिन वो एकात्मक नहीं है ना, पूर्णात्मक है, सबके लिए। सैन्य शासन तो नहीं है, अभी मैंने बताया। धार्मिक व्यवस्था अपने यहाँ पर है, अच्छी है, तो लेकिन वो समाजवादी में नहीं आएगा, वो आएगा धर्मनिरपेक्ष में ना। धर्मनिरपेक्ष की बात होगी तब इस ऑप्शन को लेंगे, नहीं तो अभी के लिए इसको हम लोग बी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहे कि धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जो भी देश है, जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश में कोई एक धर्म, कोई एक भारत देश लिख देते हैं, देश भारत में क्या है, कोई भी एक धर्म की बात नहीं होती है। कोई भी एक धर्म की विशेषता यहाँ नहीं है, विशेषता नहीं है। यानी कि हम लोग क्या है, हम लोग सभी धर्म को मानने वाले हैं, सभी धर्म को जो माने वही क्या होगा, वही धर्मनिरपेक्ष होगा। क्या होगा, वही धर्मनिरपेक्ष होगा, धर्मनिरपेक्ष राज। यानी कि इसमें सभी धर्मों को समानता मिलेगी,
कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई इस धर्म के लोग यहाँ नहीं रह सकते। आपको पता है कि हमारे भारत में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है ना, मुस्लिम भी है और हिंदू मुस्लिम भी है, सिख भी है, सभी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सभी लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक धर्म को मानना नहीं, एक धर्म को नहीं मानेंगे, सभी धर्मों को समान सम्मान, हाँ समान सम्मान देना, सभी धर्मों को समान सम्मान, धर्म का विरोध करना नहीं, धर्म का विरोध नहीं करेंगे, केवल एक धर्म को बढ़ावा देना, तो ऐसा भी नहीं है। आपको पता है कि भारत में जो क्या है, सभी धर्मों को माना जाता है और सभी धर्मों को समान सम्मान में दिया जाता है ना। समान मतलब कि एक जैसा, और सम्मान मतलब कि उसको बेइज्जती नहीं, जैसे कि सम्मान मतलब कि क्या बोलते हैं, गर्वान्वित करना, ये सारी चीजें हैं। तो ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है। आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्या अर्थ है। ये सारे शब्द मैंने प्रियम्बल से लिए हैं। प्रियम्बल जो है ना हमारा, प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल में से ये सारी बातें उसमें कही गई है। प्रियम्बल में ये सारे शब्द है, तो अगर आप इन सभी शब्द को समझ जाएंगे तो प्रियम्बल को अच्छी तरीके से पता चल जाएगा आपको। प्रियम्बल में इतनी सारी बातें कही है, इसका मतलब कि हमारा संविधान कैसा है। अगर प्रियम्बल को हम लोग सीख लेंगे, प्रियम्बल को सीखने का मतलब है पूरा संविधान का एक परिचय आ जाना, इसीलिए प्रियम्बल को क्या कहा गया, संविधान का परिचय कहा गया है ना। और इसी तरह की वीडियोस मैं और भी बना दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो इसको लाइक भी करें। उसके बाद कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या अर्थ है। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या है, लोगों का गणराज्य, लोगों का राज्य, और वो भी कैसा, गणराज्य। गणराज्य मतलब, गण मतलब क्या, जहाँ पर सभी लोगों की बातें मानी जाती है, सभी लोग भागीदारी होते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, भागीदारी होते हैं। तो आपको पता है कि हमारी जो सरकार बनती है ना, वो किसी एक पार्टी की नहीं होती, किसी एक आदमी की नहीं होती, वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है ना। जहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होगा, उसी को क्या कहा जाएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाएगा। चुनाव भी क्या, हर 5 साल पे चुनाव होते हैं। आपको पता है हर 5 वर्ष पे चुनाव होते हैं, जिससे कि ये नहीं कह सकते कि एक ही पार्टी एक बार बन गई और हमेशा चलते रहे। पुतिन की तरह यहाँ पर नहीं है, है ना। व्लादिमीर पुतिन जो आपको पता है रूस के हैं, वो बहुत दिनों तक वही राज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर, हर 5 साल पे क्या होता है, हमारे यहाँ पर सरकारें चेंज होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या अर्थ है, तो राजा द्वारा शासन नहीं, जनता द्वारा चुनी गई सरकार और राष्ट्रपति, हाँ ये सही है। उसके बाद सैन्य शासन नहीं, तानाशाही शासन नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, 8 का बी आंसर। जहां पर जनता की सरकार, जनता को ही क्या माना जाए, सर्वोपरि माना जाएगा, वैसी सरकार अपनी क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के बताए गए। तो न्याय कितने प्रकार के बताए गए, 3 प्रकार के बताए गए, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई। 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की, है ना। तो न्याय कितनी प्रकार की है, 3 प्रकार की। ठीक है, और समानता की बात करेंगे, 2 प्रकार की समानता दी हुई, आगे देखेंगे। हमारे पास प्रियम्बल है अंतिम में, उसमें से देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि लिबर्टी, स्वतंत्रता किन किन रूपों में दी जाती है। स्वतंत्रता किन किन रूपों में दी जाती है, तो 5 चीजें मैंने आपको बताया ना, 5 चीजें, जैसे विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास एवं धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये जो 5 प्रकार के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना है, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है, हमारे प्रियम्बल में दी गई है। प्रियम्बल में ये बात किया गया है ना, प्रियम्बल में ये बातें की गई। प्रियम्बल मतलब क्या, प्रस्तावना में ये बातें कही गई है कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता होगी, 3 प्रकार का न्याय होगा, 2 प्रकार की समानता होंगी, ये सभी प्रियम्बल में दिया गया है। तो कह रहे हैं स्वतंत्रता किन किन रूपों में दी जाती है, तो विचार अभिव्यक्ति में दी जाती है,
विश्वास और धर्म की और उपासना की, ये पांचों प्रकार में दिया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। 10 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, है ना। और अंत में मेरे को बताना है कि आपके टोटल मेरे पास 15 क्वेश्चन है और आपको कितने सही हुए हैं वो बताना। 15 में से कितने नंबर आपने स्कोर किए हैं ये कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहे हैं कि समानता, इक्विलिटी का क्या अर्थ है? इक्विलिटी का क्या अर्थ है? इक्विलिटी का अर्थ है समानता। का क्या अर्थ है? समानता। समानता का अर्थ क्या है? समानता का मतलब है समान, समान होना। किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं करना, उसके लिंग, जाति, धर्म, वंश, लिंग, जाति, धर्म, वंश के आधार पर भेदभाव न करना, बल्कि समान रखना। तो यही क्या हो जाएगा? समानता हो जाएगा। सबको समान मानना, सबके लिए समान कार्य करना, इसी को क्या बोलते हैं? समानता बोलते हैं, है ना। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, यानी कि हम कह रहे हैं कि सभी के लिए समान कार्य करना, लेकिन आपको पता है कि आरक्षण भी हम लोग दे देते हैं ना, भारत सरकार ने आरक्षण भी दिया है। तो अगर आप समानता की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सबको समान मिलेगा, समानता की बात कर रहे हैं, और फिर आप आरक्षण दे रहे हैं, किसी अलग वर्ग को आरक्षण दे रहे हैं, तो ये एक विरोधाभास पैदा करता है। ऐसा क्यों होता है वो हम देखेंगे, है ना, अगली क्लास में। अब जुड़े रहेंगे तो जान पाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। केवल अमीरों को अधिकार देना, नहीं, केवल अमीरों को नहीं, सभी को समान अवसर देना, हाँ ये ठीक है। केवल गरीबों को आधार देना, नहीं ये भी नहीं है। अलग अलग अधिकार देना, नहीं, सबको समान अधिकार देना, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहे हैं कि बंधुता, फ्रेटर्निटी क्या है? बंधुता का मतलब क्या है? बंधुता का मतलब, बंधु किसको कहते हैं? बंधु तो आप दोस्त को कहते हैं, या फिर जो आपका बहुत प्रिय हो, प्रिय को कहते हैं, है ना। प्रिय हो, आपका अपना हो जो, उसी को कहते हैं। जो आपके सबसे करीब हो उसको कहा जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है क्या? बंधुत्व बोला जाता है इसी को। तो हमारा भारत, आपको पता है कि सभी में जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या है? सभी को बंधुत्व की भावना बढ़ाने का, है ना। बंधुता का क्या अर्थ है? सभी के लिए संघर्ष करना, नहीं। सभी को अलग करना, नहीं। प्रतिस्पर्धा करना, नहीं। सभी को क्या? भाईचारा बना के रखना, भाईचारा, सभी को भाई मानना। क्योंकि हम, पता है ना आपको, जो भारत है वो, भारत का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? भारत का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम, है ना। वसुधैव कुटुंबकम का इसका मतलब क्या है कि पूरा जो विश्व है वो हमारा क्या है? कुटुंब है। वो हमारा पूरा विश्व क्या है? कुटुंब है, यानी कि परिवार है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेटर्निटी का भाईचारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहे हैं कि प्रस्तावना में अखंडता, इंटीग्रिटी शब्द कब जोड़ा गया? अखंडता शब्द कब जोड़ा? आपको पता है कि प्रस्तावना में मात्र एक बार अभी तक में संशोधन हुआ है। संशोधन का मतलब क्या होता है? काटना या छांटना। संशोधन हुआ है, और ये कब हुआ है? सिर्फ एक बार हुआ है। और अखंडता और फ्रेटर्निटी शब्द ये कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था। ये पहली बार ये संशोधन हुआ है अभी तक में प्रियम्बल में, और उसी समय में ये शब्द जो है जोड़ा गया था, है ना, प्रियम्बल में। प्रस्तावना को पहले इसका अलग माना जाता था। ये कहते थे कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में जब संशोधन किया गया तो उसमें बताया गया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये कहा गया कि नहीं, प्रस्तावना भी क्या है? प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। तो फिर अगर संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी हो सकता है। तो उसी समय में संशोधन करके अखंडता शब्द जो है इसमें जोड़ा गया था ना, इसमें जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। किस संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976, ठीक है।
चलिए देखते हैं अगला सवाल अगले पेज पर। कह रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन का प्रस्तावना पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ा, आपको बताया कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ, फर्स्ट टाइम। और इसमें क्या कर दिया गया, फर्स्ट टाइम में इसमें संशोधित करके कुछ नए शब्द जोड़े गए, संशोधित करके पहली बार संशोधन हुआ और संशोधित करके इसमें क्या करा दिया, कुछ नए शब्द जोड़े गए, कुछ नए शब्द जोड़े गए, नए शब्द जोड़े गए हैं। और ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 1976 को ये हुआ था। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मिनी संविधान संशोधन बोलते हैं। किसे, 42वां संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं, मिनी संविधान संशोधन इसी को बोलते हैं, मिनी संविधान संशोधन इसको बोलते हैं, मिनी संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को ही क्या बोला जाता है, मिनी संविधान संशोधन इसको बोला जाता है, संशोधन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं हुआ, ये तो गलत है। नए शब्द जोड़े गए, ये सही है। प्रस्तावना हटा दी गई, नहीं, प्रस्तावना तो अभी भी है। केवल भाषा बदली गई, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नए शब्द जोड़े गए, है ना। 14 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो मैंने आपको बताया इसी समय जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, तो 42वां संविधान संशोधन का मतलब क्या, जो संविधान में होगा उसमें संशोधन होगा। तो अगर कहने का मतलब है, अगर ये संविधान, अगर प्रस्तावना अगर संविधान का भाग नहीं है तो कैसे उसमें संशोधन होगा। तो इसका मतलब है कि वो भाग है। तो कहने का मतलब संविधान का भाग है, तो हाँ है, इसी में हो जाएगा ये आंसर, बी आंसर हो जाएगा, 15 का बी आंसर। तो ये तो हमारा आज लास्ट क्वेश्चन था। तो आप बताइएगा कि 15 में से आपके जो है कितने सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा, इजी, मॉडरेट या हार्ड, वो भी बताइएगा। ठीक है, तो अगली बार में देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं। ठीक है, प्रियम्बल। अब अगली क्लास जो आपकी होगी वो होगी भारतीय शासन अधिनियम 1935। इस पर अगली क्लास होगी, देखेंगे। आप इसकी पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, तब देखेंगे आपके कितने क्वेश्चन जो है सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, चलिए प्रेम्बल पे एक बार नजर मार लेते हैं। प्रेम्बल कैसा है, देखिए ये है हमारा भारत का संविधान का उद्देशिका। कह रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो 3 प्रकार का तो न्याय हो गया। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता हो गई प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो आपको बताया था कि 3 प्रकार की हमारे यहाँ पर क्या है, 3 प्रकार की न्याय है, 3 प्रकार के न्याय है और 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की क्या है, स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की क्या है, समानता है, 2 प्रकार की समानता है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के न्याय में क्या क्या हो जाएगा, रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय। स्वतंत्रता में क्या सब है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की। और समता क्या क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, है ना। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो है इसमें
मिली हुई है हम लोग को, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अब खत्म करते हैं इसको, अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी, है ना। किस किस का इंतजार है अगली वीडियो के लिए मेरे को बता दीजिएगा, और ये क्लास 4 थी मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, भाग 5 या फिर क्लास 5 कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर तो कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो आपको सभी के लिए पहुंचानी चाहिए, क्योंकि भारत को समझना, भारत के संविधान को समझना तभी हो पाएगा, भारत को भी समझ पाएंगे जब आप उसको, संविधान को समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।